हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। जैसा कि गाइस आपको पता है कि हमने आपके लिए पहले भी एक सी के टॉप एमसीक्यूज़ की वीडियो लेके आए थे, जिसमें हमने सी के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने कवर किए हुए थे हमारे इनिशियल सेशंस में, हमने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज हम आपके लिए जो एमसीक्यू का वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम आपके लिए टाइप कन्वर्जन, डिसीजन मेकिंग एंड लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। गाइज आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको हमारे आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट सी की सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो गाइज आज ये आइए अपना आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं एंड इसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सो गाइज चूज अ सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। सो गाइज आपको पता होना चाहिए, हमने रिसेंट में ही इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। आप बताइए इनमें से कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर है जो हमने आपको नीचे दिए हुए हैं। सो गाइज आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, हमने हमारे सेशन में कवर किया था। एंड देन ये देखिए गाइज, राइट हैंड साइड पे मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये हमारा कंडीशन चेक करता है, एंड देन जो कोलन होता है वो दो वैल्यूज को डिफाइन करता है, आइदर फर्स्ट और द सेकंड वैल्यू। सो गाइज अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल्स देखे होते तो आप इसका आंसर एकदम सही गैस कर पाते। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सी लैंग्वेज, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर नाम से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है देन एक कॉलन होता है। हम इसको क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर से भी याद रख सकते हैं। तो गाइस इसके लिए एक और नाम दिया गया है सी लैंग्वेज के अंदर, क्या आप वो नाम गैस कर सकते हैं? क्या वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है गाइस, इफ एल्स ऑपरेटर हो सकता है, बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, या टर्नरी ऑपरेटर होगा? सो गाइज इसका आंसर है टर्नरी ऑपरेटर। सी में हम हमारे कंडीशनल ऑपरेटर या फिर क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज आप ये याद रख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड लूप टाइप्स इन सी। सो गाइज ये तो आपको आंसर इसका पता ही होना चाहिए कि इनमें से कितने अपने वैलिड टाइप ऑफ लूप्स होते हैं। सो गाइस क्या वाइल अपना वैलिड है, फॉर वैलिड है एंड डू वाइल वैलिड है? जी गाइस ये तीनों ही आपके वैलिड हैं, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द फास्टेस्ट लूप इन सी। सो गाइस अगर आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा होता देन आपको ये पता चलता कि इसमें हमने आपको बताया था कि जो लूप्स हैं वो कैसे काम करते हैं। देन अगर आपने उसके ऊपर खुद से प्रैक्टिकल किया होता तो आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाती। सो गाइस सी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, सिर्फ उनके काम करने का तरीका अलग है। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो सबके सब एक जैसा ही टाइम लेंगे कोई भी ऑपरेशन को करने के लिए, सिर्फ उनका तरीका अलग होता है एंड उनका लिखने का सिंटेक्स अलग होता है। सो गाइस आइए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको आउटपुट पहचानना है। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है एंड आपको इसका सही सही उत्तर पहचानना है कि अगर हमने ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया है एंड एक वैल्यू असाइन करने का कोशिश किया है ए को, तो इसका आउटपुट क्या होगा। सो गाइस हमने पहली लाइन में ए को 100 से इनिशियलाइज किया है, देन हमने सेकंड कंडीशन में चेक किया है कि क्या 10 इज लेस देन 5 है, एंड उसमें हमने 20 और 30 असाइन करने का ट्राई किया है। मुझे नहीं पता है कि इसमें से 20 असाइन होगा या 30 असाइन होगा। प्रिंट एफ किया है मैंने ए की वैल्यू को। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? अगर आप 100 या 20 सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 30 होगा, क्योंकि आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ए इक्वल्स टू हमने जो कंडीशन लगाई है ये फॉल्स होगी, तो वो 20 जो पहली वैल्यू है उसको असाइन ना करके वो जो 30 है सेकंड वैल्यू उसको असाइन करेगा। ओके गाइस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी स्टेटमेंट। सो गाइज यहाँ पे हमने आपके लिए एक लॉजिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। ये आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, एंड अगर आपको ये सब का आंसर आता है देन आप सी के मास्टर कहला सकते हैं। सो गाइस इसका आंसर पहचानिए। देखिए हमने क्या किया हुआ है, ए को 1 से इनिशियलाइज किया है और ए के अंदर हमने printf 400 की वैल्यू स्टोर करवाई है। सो गाइस पहली बात तो ये है कि क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है भी या नहीं, इसका कोई आउटपुट आएगा भी या नहीं, इसका कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा। सो गाइस अगर आप लोगों ने अपने अपने आंसर गैस कर लिए हैं तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। जी गाइस इसका आंसर है 4003। सो गाइस यहाँ पे शॉक होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी देंगे। गाइस जो प्रिंट एफ होता है वो जितनी भी
कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अगर आप जाएंगे एंड ढूंढेंगे कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट एफ, तो आपको पता चलेगा कि प्रिंट एफ जो है वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जो जिसकी वैल्यू होगी जितने उसने कैरेक्टर्स प्रिंट किए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने 400 प्रिंट किया, 400 हमने नॉर्मल देखिए, आपने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, दिया भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो इंटीजर ही था। तो यहाँ पे देखेंगे आप 400, इसने टोटल 3 कैरेक्टर या फिर 3 इंटीजर प्रिंट किए हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 400 पहले उसने स्क्रीन के अंदर प्रिंट भी कर दिया, देन उसने वो जो 3 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं उस 3 को उसने रिटर्न किया और ए के अंदर असाइन कर दिया। तो ए की वैल्यू जो पहले 1 थी, अब वो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी गाइस इस केस में, क्योंकि प्रिंट एफ मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो जितने कैरेक्टर प्रिंट करता है उतनी वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो यहाँ से वो 3 रिटर्न करेगा जो कि ए के अंदर स्टोर होगा, एंड जब आप ए को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 400 और ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। एंड ये साथ में इसलिए प्रिंट होगी क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं की है गाइस। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है आपको 400 एक लाइन में लिख के अगली लाइन में 3 दे दिया होता, और अगर आप उस आंसर को सिलेक्ट करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पे जब भी आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं एंड आपने नेक्स्ट लाइन नहीं यूज की हुई है, तो या फिर न्यू लाइन भी आप जिसको बोलते हैं, अगर आपने वो नहीं यूज किया है तो वो कंटिन्यूएशन में आपका आउटपुट प्रिंट होता है। ये हमने हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में भी कई बार देखा है। सो गाइस, आइए अगला क्वेश्चन मुझे आपका डिसीजन मेकिंग से आता हुआ लग रहा है। इफ ब्लॉक ऑलवेज हैव टू बी फॉलोड बाय द एल्स ब्लॉक। सो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में जब हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आपको बताए थे, उसमें हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ इफ ब्लॉक कितने होते हैं। तो गाइस, उसमें हमने आपको इफ एल्स के बारे में भी बताया था। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि हमेशा इफ के पीछे एल्स आना ही चाहिए? जी नहीं गाइस, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमने इफ के सब टाइप्स देखे थे उसमें खाली हम इफ भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं विदाउट एल्स, और जहाँ पे जरूरत है हम वहाँ पे एल्स भी लिख सकते हैं। सो गाइस, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड। सो गाइज, अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस ऐड करनी है, मल्टीपल चॉइसेस से मतलब है कि मेरी बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे ऐड होंगी, तो गाइज उस केस में मेरा इनमें से कौन सा इफ ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा सुइटेबल होगा या फिर आप यूज़ करेंगे? क्या आप इफ को कर पाएंगे? अगर मैं इफ को करूंगा तो वो खाली एक ही कंडीशन चेक करेगा, अगर मैं इफ एल्स को करूंगा तो यहाँ पे भी गाइज एक ही कंडीशन चेक होगी, एंड उसका एल्स में जो भी मुझे करवाना है वो करवा सकता हूँ। सी में जो बोल रहा है वो है इफ एल्स इफ। यस गाइस, ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इफ एल्स इफ हम कितने भी एल्स इफ ब्लॉक डाल करके वहां पे कितनी भी कंडीशंस को चेक करते जा सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो मुझे फिर से अपने कंडीशनल ऑपरेटर से रिलेटेड लग रहा है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है गाइस कि इसका क्या आउटपुट होगा। तो गाइज हमने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटीजर एक आई लिया हुआ है, एक जे लिया हुआ है। आई में हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, जे को हमने अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। ये हम अगली लाइन में कर रहे हैं जहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 10 जो है क्या वो 20 से छोटा है। तो पहला जो कंडीशन है वो है जे इक्वल्स टू 8 कर दो या फिर जे इक्वल्स टू 4 कर दो, एंड इनकी वैल्यू को उठा करके आई में असाइन कर दो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाया था कंडीशनल ऑपरेटर का, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि जब हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं उसमें जो हमारी 3 चीजें होती हैं, क्वेश्चन मार्क के पहले की, क्वेश्चन मार्क के बाद की, एंड देन जो कोलन के बाद हम लिखते हैं उनका क्या मतलब होता है। सो गाइस, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या इसका आउटपुट 8 होगा? क्योंकि 10 हमारा 20 से छोटा है तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर 8 लग रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन एरर आएगा। ये हमने बताया था आपको कि कंडीशनल ऑपरेटर में जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप कोलन के एक आगे और एक पीछे वैल्यू देते हैं वो वैल्यू होनी चाहिए। वहां पे आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वहां पे खाली 8 या 4 होना चाहिए था। वहां पे आप किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर जाकर के वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये सिंटेक्स ही गलत हो जाता है। आप जब आई के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके, तो आप उस ऑपरेटर के अंदर किसी और वेरिएबल को वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। तो जे इक्वल्स टू 8 की जगह पे या तो 8 होना चाहिए था, एंड जे इक्वल्स टू 4 की जगह पे 4 होना चाहिए था, तब ये वैलिड कंडीशन बन जाती। ओके गाइज, तो ये कंपाइलेशन एरर है क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स इशू है आपके कोड में। यू कैन नॉट यूज कंटिन्यू विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो गाइज, मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड
लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सेशन लेके आया था, जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेटेड प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि हम इन्हें किस कंडीशन में यूज करते हैं। और हमने वहां पे आपको स्विच स्टेटमेंट भी बताया था कि उसमें हम कौन सा कीवर्ड और कैसे यूज करते हैं। तो गाइज आप इसमें से बताइए कि कंटिन्यू हम इनमें से किस चीज में यूज नहीं कर सकते। सो गाइज आपका आंसर होना चाहिए स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा है कि हम केसेस लिखते हैं एंड हर केस के बाद हम वहाँ पे ब्रेक ऐड करते हैं, हम वहाँ पे कंटिन्यू ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि स्विच आप तभी यूज करेंगे जब आपकी कोई एक ही कंडीशन मैच होने वाली होगी। लेकिन जो कंटिन्यू का यूज है उसका जो यूज होता है वो कुछ और टाइप से होता है, एंड वो हम फॉर के अंदर यूज करते हैं उस करंट इटरेशन को इग्नोर करने के लिए लूप की, एंड उस करंट इटरेशन को इग्नोर करके हम लूप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उस केस में हम हमारे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू, गाइस इसमें से पहचानिए कि हमारा स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं। ये आपका नॉलेज चेक करता है कि आपने हमारे ट्यूटोरियल ध्यान से देखे थे और सुने थे कि नहीं। सो गाइस अ स्विच स्टेटमेंट इज टू यूज स्विचिंग वेरिएबल, स्विच बिटवीन फंक्शन इन ए program char, switch from one variable to another variable, to choose from multiple possibilities which may arise due to different values of a single variable। सो गाइस आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है, आइए इसका आंसर देखें। इसका आंसर होगा गाइस डी, कि टू चूज फ्रॉम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जैसा कि हमने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि स्विच हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं एंड उनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। एंड वो हम कैसे पहचानते हैं, जो हम स्विच को एक वेरिएबल पास करते हैं, जो हम एक्सप्रेशन पास करते हैं, वो एक्सप्रेशन जिस केस की एक्सप्रेशन से मैच हो जाती है वो वाला पर्टिकुलर केस आपका ट्रू होकर के एग्जीक्यूट हो जाता है। सो गाइज आइए हमने आपके लिए फिर से एक कोड का प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। इसमें हमने आपको लूप के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट एंड पोस्ट प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज दिखा दिया है। एंड ये वाला सिनेरियो आपको याद होगा तो मैंने आपको लूप्स के ट्यूटोरियल के अंदर बार बार बताया था कि आप इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने नंबर इक्वल्स टू जीरो लिया हुआ है, मतलब एक वेरिएबल है नम नाम का जो कि हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है। हम जब फॉर लूप के अंदर आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया है गाइज, देखिए सॉरी फॉर लूप नहीं, हमने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज किया हुआ है। एंड डू वाइल आपका क्या करता है, पहले एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो पहली लाइन में वो क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट कर देगा एक से, माइनस माइनस नम किया हुआ है तो इसमें -1 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। देन हम उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे एंड देन लास्ट में प्रिंट करने के बाद हम नंबर को फिर से प्लस प्लस कर देंगे जो कि फिर से जीरो हो जाएगा। एंड देन हमने वाइल कंडीशन चेक लगाया हुआ है, नम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा। मैंने ये कंडीशन आपको स्पेसिफिकली हमारे ट्यूटोरियल में बार बार एक्सप्लेन की थी कि आप अगर आपको इसको अचीव करना है देन आप उस तरीके से आपकी कंडीशन को लिख सकते हैं। सो गाइज इसका आंसर होगा द लूप विल रन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। क्यों गाइज, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मैं वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन लगा दूं कि मेरे इतने टाइम्स ही ये चलना चाहिए या फिर इस कंडीशन तक ही ये चलना चाहिए तो मेरा वो फाइनाइट लूप हो जाता है, वो उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं अगर मेरे लूप को चाहता हूँ कि ये इनफाइनाइट टाइम चल जाए तो मुझे लॉजिक या एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से देनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे यही हो रहा है, देखिए पहली लाइन में हम इसको माइनस माइनस नम कर देते हैं, मतलब जब ये प्रिंट एफ पे आता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 हो चुकी होती है। एंड जब ये प्रिंट करके आगे बढ़ता है तो इसकी वैल्यू में हम एक प्लस ऐड कर देते हैं, मतलब ये वापस जीरो हो जाता है। एंड जब ये कंडीशन चेक होती है तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगी क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो लगाया हुआ है। तो गाइज ये फिर से ऊपर जाएगा डू के अंदर, फिर से उसको -1 करेगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से उसको जीरो करके फिर से कंडीशन चेक होगी। एंड ये कंडीशन चलती ही जाएगी क्योंकि जीरो नम की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी जब वो इस कंडीशन को चेक करने के लिए आएगा, इसलिए वो आपके इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आर सपोर्टेड इन सी। सो गाइज हमने आपको टाइप कास्टिंग का एक ट्यूटोरियल दिया हुआ था, हो सकता है हमने उसमें आपको टाइप्स ऑफ कन्वर्जन नहीं बताए थे, लेकिन हमने आपको प्रैक्टिकल करते टाइम वो दोनों चीज़ें बताई थी कि किस बेसिस पे हमारा डेटा लॉस होता है, कैसे हम अपने डेटा लॉस से बचा सकते हैं।
सो गाइज हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके होते हैं जिसमें से हम या तो डेटा लॉस करवा दें या फिर हम डेटा को बचा लें। तो गाइज इसका आंसर होगा टू, एंड उन टू में से एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हमेशा डेटा लॉस होगा, उस केस में आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। एंड अगर आपके छोटे डेटा टाइप से वो बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है तो इस केस में आपका कभी भी डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि बड़ा डेटा टाइप जो होता है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है एंड उसकी हमेशा रेंज ज़्यादा होती है। तो गाइज इस केस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इस चीज़ को याद रखिएगा गाइज। हम यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज के साथ आपके लिए बहुत ही अच्छे से बहुत सारे छोटे छोटे जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं हम साथ में कवर करते जाते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, वो एक्सप्लिसिटली आपको कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। तो गाइज हम हमारे एमसीक्यू सीरीज में आपके ऐसे टॉपिक्स भी कवर करवाते हैं, तो हमारी एमसीक्यू सीरीज के साथ हमेशा बने रहिए एंड आप 100% स्कोर करके आएंगे आपके सी के क्वेश्चंस में। सो गाइज आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। सो गाइज हमारे सी के कंपाइलर में जब मैंने आपसे बात की कि हमारे पास एक केस में डेटा लॉस होता है जो कि हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, एंड एक में हमारा स्मॉल डेटा टाइप टू बिग डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन होगा, एंड इस केस में आपका कभी भी डेटा लॉस नहीं होता है। सो गाइज इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑटोमेटिकली हैंडल्ड होता होगा सी में? सो गाइज यस, आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए इम्प्लिसिट टाइम कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि कभी भी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, वो कभी भी डेटा लॉस को महत्व ना दे करके आपका डेटा हमेशा बचाने का ही ट्राई करेंगे। इसलिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। मतलब छोटे डेटा टाइप टू बड़े डेटा टाइप कन्वर्ट करना हमारा ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो गाइस आप यहाँ पे देखिए, हमने आपके लिए एक टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। हमने आपको हमारी प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में दिखाया हुआ था इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर में किया तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। डबल का हमने आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था कि डबल किस केस में आपको यूज करना है। बट यहाँ पे हम आपके लिए एक और नया सिनेरियो लेके आए हुए हैं जिसमें हमने एक इंटीजर एक्स लिया हुआ है 20, एंड हमने एक आपके लिए कैर लिया हुआ है y इक्वल्स टू स्मॉल b। सो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कैर्स की बात करते हैं तो स्मॉल b और कैपिटल B दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है स्मॉल b। एंड मैं अलग से क्यों मेंशन कर रहा हूँ ये आपको इसका आंसर करते टाइम में आपको जरूर बताऊंगा। एंड गाइज आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया हुआ है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो गाइज आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा है, क्या मैं इंटीजर और कैर को प्लस कर सकता हूँ? सो गाइज आपको यहाँ पे गेस करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे चारों ऑप्शन देखें तो मैंने वहाँ पे कुछ वैल्यूज प्रिंट कराई है, मतलब मैं जरूर इनको प्लस कर सकता हूँ। मतलब कंपाइल टाइम एरर तो मैंने नहीं दिया है ऑप्शन में, मतलब दिस इज अ वैलिड सिनेरियो। यस, मैं एक कैर और एक इंटीजर को प्लस कर सकता हूँ, बट वो क्या प्लस करेगा ये मैं आपको अभी इसके आंसर के साथ बताऊंगा। देन हमने आगे बढ़े हैं हमने एक z को लिया है जो कि हमारा फ्लोट टाइप है, एंड उसमें हमने x को +1.0 कर दिया है जो कि एक हमारी फ्लोट वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। तो x हमारा इंटीजर था जिसमें हमने +1.0 कर दिया है। सो गाइस हमने इसके प्रिंट एफ में आपको x और z प्रिंट करवाया है, तो गाइस इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? क्या है, दोनों वैल्यू 118 118 होंगी, 118 119 होंगी? अगर 119 होंगी तो आगे कितने डेसिमल प्लेसेस लगेंगे? सो गाइज ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशंस में ये पूरा करके दिखाया हुआ है। अगर आपने वहाँ पे ध्यान दिया होता कि अगर मेरे डेसिमल प्लेसेस में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं फ्लोट प्रिंट कराता हूँ तो वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट नंबर ऑफ जीरोज वो हमेशा प्रिंट करता है। सो गाइज आइए इसका आंसर हम देखें। इसका आंसर होगा आपका x इक्वल्स टू 118 एंड z इक्वल्स टू 119 डॉट फॉलोड बाई 6 जीरोज। बाई डिफॉल्ट ये आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक ही वैल्यू दिखाता है जो हमारा फ्लोट होता है। अगर आपको ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए होती है तो आप वहाँ पे डबल का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अब आप लोगों के लिए एक यहाँ पे हैरानी की बात यह हो सकती है कि ये x के अंदर 118 कैसे आया। सो गाइज यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक
सी के वेरिएबल्स के टाइम पे आपको बताया था कि हमारे एक आस्की कोड्स होते हैं, तो जब भी मैं y के अंदर स्मॉल b की वैल्यू डालूंगा एंड अगर मैं उसको एज ए इंटीजर यूज करूंगा तो वो उसकी आस्की वैल्यू को उठा करके मेरे x के साथ ऐड करके x के अंदर स्टोर करेगा। सो गाइज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि b का आस्की कोड क्या होता है। हमारा स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97, तो हमारे जो स्मॉल बी हो गया उसका जो आस्की कोड होगा वो होगा 98। ऐसे ही आप सी डी ई के लिए बढ़ते जाएंगे तो आप उसमें एक 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 करके उसको बढ़ाते जाइए। बट याद रखने वाली बात यह है कि ए का आस्की कोड है 97, तो बी का होगा 98, एंड 98 में अगर मैं एक्स की वैल्यू को ऐड कर दूं 20 तो मेरा बन जाता है 118। इसलिए मेरे एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 118, एंड जेड में मैंने 118 प्लस 1.0 स्टोर करवा दिया है, तो मेरा ये हो गया 119। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को आस्की कोड नहीं पता होगा तो हम आपके लिए फ्यूचर में उसके लिए उससे रिलेटेड भी एक सेशन पब्लिश कर देंगे हमारे सी के पूरे टॉपिक्स कवर होने के बाद। सो गाइज अगला क्वेश्चन देखें, इसमें हम देखते हैं व्हेन डू यू नीड टू यूज द टाइप कन्वर्जन। सो गाइज आपको टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये ऐसा तो है नहीं कि जब प्रोग्रामर का मन हुआ उसने सिर्फ खेलने के लिए इंट से फ्लोट कर दिया, फ्लोट से डबल कर दिया या किसी और टाइप में कन्वर्ट कर दिया। सो गाइज ये एक्चुअल में जब आप एप्लीकेशंस लिखते हैं तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो गाइज इन ऑप्शंस में बताइए कि वो क्या हो सकते हैं। The value to be stored in is beyond the max limit. The value to be stored is in a form that's supported by that data type, not supported by the data type, to reduce the memory in use relevant to the value. So guys ये तीनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए थे कि जब मेरे इंटीजर में मुझे मालूम है कि मैं उसके मैक्स जो इंटीजर वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता तो मुझे वहाँ पे लॉन्ग यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब मैं कुछ डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा इंटीजर जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है, तो मेरा डेटा लॉस हो जाता है। तो मुझे वहाँ पे उसको इंटीजर से फ्लोट में डेटा टाइप उसका कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो मेरा पॉइंट बी भी वैलिड होता है। एंड मैंने आपको सी भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम डेटा टाइप कन्वर्जन्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने मेमोरी जो हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उसको कम से कम यूज़ करें और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्पीड वाइज भी काफ़ी अच्छा हो एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन भी उसका कम से कम हो। सो गाइज इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज आज के हमारे ट्यूटोरियल में आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, हमारे साथ आप बने रहें। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम सी से रिलेटेड काफ़ी आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेने आने वाले हैं, जिसमें हम हर वीक आपको कम से कम दो आपको 20 क्वेश्चंस के सेट प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे आप उनको उसकी हेल्प से क्रैक कर सकते हैं। बट गाइज मेरा यहाँ पे एक सजेशन ये रहेगा कि आप खाली एमसीक्यूज देख के एंड उनके आंसर्स को नोट करके एग्जाम में अपीयर होने मत जाइए। आप हमारे ट्यूटोरियल्स देखिए, हमने आपको 5 से 10-10 मिनट के हर एक टॉपिक का एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, जिससे आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड देन आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आप इनको आंसरों को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने जो यहाँ पे आपको आउटपुट में कंडीशन को प्रिंट कराया हुआ है वहाँ पे जस्ट उसकी वो उल्टी कंडीशन दे दें एंड आप देख करके हो सकता है गलत आंसर मार के आ जाएं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे कंडीशन में कुछ तो छेड़छाड़ हो गई है एंड यहाँ पे ये सिंटेक्स गलत हो गया है। तो गाइज ये जो सिंटेक्स वाले जो एरर होते हैं ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आप उनके थ्योरेटिकल सेशंस को कवर करेंगे। सो गाइज हम आपके लिए हमेशा एक सी का टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड था। देन हम अगर वो सेशन अगर आपका बड़ा होने लगता है तो हम आपके लिए उसके अलग से प्रैक्टिकल सेशन को रिलीज करते हैं, जिसमें आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। अगर आप ये दोनों सेशन को देखेंगे ध्यान से एंड उसके बाद अगर इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सो गाइज मुझे लगता है कि आप हमारे एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ प्रिपेयर करते करते 100% का स्कोर लेके चलेंगे। एंड जब आप एग्जाम में अपियर होंगे तो आपके जो ये 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सी के, ये आपका 100% स्कोर आएगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।